अच्छा भाई चलो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में मैंने एक ओवरव्यू दिया था, शॉर्ट रिकैप देता हूँ फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो नॉर्मली जो है क्या कहते हैं, हमारे पास एक कैश बुक होती है। कैश बुक कौन सा होता है, कैश बुक क्या चीज़ है, कैश बुक इज आर क्या कहते हैं बुक्स। हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है वो कैश बुक होता है, और एक रिकॉर्ड होता है बैंक के पास। देखो बैंक अकाउंट अगर हम खुलाते हैं ना, जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो जब भी हम बैंक में पैसे जमा करवाएंगे या बैंक से निकलवाएंगे, बैंक वाले अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे उसका। लेकिन हम भी अपने पास रिकॉर्ड रख रहे होते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो आइडियली क्या होता है कि अगर मेरे बैंक के टी अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 1 लाख, मैं बैंक से फोन करके पूछूंगा मेरे अकाउंट का बैलेंस बताओ, वो भी 1 लाख ही बताएंगे तो दैट इज ओके, ठीक है। विन विन सिचुएशन है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर बैंक बताएगा नहीं 80,000 है आपके अकाउंट में, और मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए 1 लाख, तो क्या आ गया, फर्क आ गया। जब फर्क आ गया तो फिर हम क्या करते हैं, रिकनसाइल करते हैं इसको। रिकनसाइल करने का मतलब क्या होता है, हम डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। उनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों डिफरेंसेस हैं, कि मैं 1 लाख बोल रहा हूँ मैं भी सही हूँ, बैंक वाले 80,000 कह रहे हैं वो भी सही है, तो बीच में क्या मसले हैं। मसले क्या होते हैं, कुछ एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की होती। क्यों नहीं रिकॉर्ड की होती, जानबूझकर नहीं, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैंक वालों ने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए, तो चार्जेस डिडक्ट करते हुए हमें कॉल नहीं करेंगे कि हमें चार्जेस डिडक्ट कर रहे हैं, इसलिए बैंक चार्जेस डिडक्ट हो गए। हमारे पास मंथ एंड पे स्टेटमेंट आती है, जब स्टेटमेंट हम देखते हैं, अच्छा रिकनसाइल करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि यार ये तो चार्जेस डिडक्ट हुए हैं, तो हम भी कर लेते हैं फिर इसको। मतलब जो चीज़ें हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं है उनको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। सही है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होंगी, अपडेटेड कैश बुक में। जो चीज़ें बैंक स्टेटमेंट में से मिसिंग है, यानी कि बैंक वालों ने रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो उनको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डालेंगे। बैंक वाले क्या रिकॉर्ड नहीं करते, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स और अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, हमने किसी को चेक दिया हो और उस बंदे ने चेक अभी तक बैंक में जाके प्रेजेंट ही नहीं किया। जब उसने बैंक में चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, जब चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वो बैंक वाले पैसे माइनस ही नहीं करेंगे। उसको कहा जाता है अनप्रेजेंटेड चेक। तो दूसरा होता है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट मतलब ये कि हमारे बैंक में हमने कोई चेक जमा करवाया लेकिन अभी वो इन ट्रांजिट है। मतलब ऑब्वियसली कभी कभार क्या होता है, अगर डिफरेंट बैंक का चेक हो हमारे पास हमारा अकाउंट अगर जिस बैंक में है, लेट से मेरा अकाउंट है एचबीएल में, और मुझे किसी ने एमसीबी का चेक दिया है, तो होगा क्या कि मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे लेकिन 2 दिन के बाद। तो ये कहलाता है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। तो ये दोनों चीजें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आती हैं। अभी हम क्वेश्चन करके देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो जरा, अगर आप लोग ये देख लो कि क्वेश्चन नंबर 2, the bank column of for in the cash book for 30th June 2012 and the bank statement for the month are as follows। आपको क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया हुआ है, बैंक कैश बुक का बैंक कॉलम भी दे दिया है और बैंक स्टेटमेंट भी दे दी। आपको इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, कंपेयर करना है। इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके आपको अपडेटेड कैश बुक भी बनानी है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनानी है। तो अब आप किस तरह कंपेयर करोगे, आप देखते हो कि कैश बुक के डेबिट कॉलम को बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट से कंपेयर करेंगे, इस पूरे को इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स कंपेयर करते हैं। तो कैश बुक में जो चीज़ डेबिट पर आएगी बैंक स्टेटमेंट में वो कहाँ आएगी, क्रेडिट में। अच्छा, अब बैलेंस ब्रॉट डाउन को छोड़ के बाकी ट्रांजैक्शंस को देखो। 62 है, यहाँ भी है, ठीक है, राइट है ये। 75 दोनों जगहों पर है। फिर 224 भी है, सही है। 582 नहीं है ना, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, जो चीज़ नहीं है ना उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर 64 है बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन कैश बुक में नहीं है, उसको भी हाईलाइट कर लो। अच्छा भाई, इसी तरीके से दूसरी तरफ चलते हैं। क्रेडिट साइड पर 180 है, 519 है। ये 180 थोड़ा सा पहले हो गया, ये मिस वो टाइपिंग एरर है, परेशानी की बात नहीं है। 41 दोनों साइड पर है। फिर 22 नहीं है, और यहाँ पर 52 नहीं है, 43 नहीं है। अब मैंने सारी वो चीज़ें हाईलाइट कर ली हैं जो कि मिसिंग है, ठीक है, जो किसी एक साइड पर है और एक साइड, एक मतलब बैंक स्टेटमेंट में है या तो कैश बुक में नहीं है, या फिर कैश बुक में है तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है। वो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर ली है जो मिसिंग है। अच्छा, अब जो चीज़ें कैश बुक से गायब हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में है तो उनको अपडेटेड कैश बुक में डालेंगे। ठीक है, अपडेटेड कैश बुक का मतलब क्या है कि कैश बुक को मैं अपडेट कर रहा हूँ, कि जो गलतियां हैं कैश बुक में, जो चीज़ें नहीं हैं वो मैं डाल रहा हूँ कैश बुक में। तो मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक।
ठीक है, हम करेंगे यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा? जो प्रीवियस कैश बुक का बैलेंस कैरी डाउन है, जो पहले हमने प्रीवियस जो कैश बुक, ओरिजिनल कैश बुक जिसको हम कहते हैं, ओरिजिनली जो कैश बुक बनाई थी उसका बैलेंस कैरी डाउन क्या है? 1591। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा? हम ये देखेंगे कि इस कैश बुक में से क्या क्या मिसिंग है। मतलब कैश बुक में मिसिंग है, इसका मतलब क्या है कि बैंक स्टेटमेंट में जो हो, बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या हाईलाइट किया हुआ मैंने, देखो एक 64 है, 52 है और एक 43 है। अच्छा, जो चीज बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर है वो कैश बुक में कहाँ आएगी? डेबिट पर। तो यानी कि 64 कहाँ आएगा? डेबिट पर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे जो भी लिखा हुआ है FLYN, फ्लाइन। ठीक है, ट्रेडर्स क्रेडिट, बेसिकली ये क्रेडिट ट्रांसफर है। मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है वो भी हम लिख सकते हैं, जो भी लिखा हुआ ट्रेडर्स क्रेडिट, लेकिन एक्चुअली ये क्रेडिट ट्रांसफर है। ठीक है, अच्छा अब क्रेडिट साइड पर क्या आएगा? ये 52 स्टैंडिंग ऑर्डर और 43 बैंक चार्जेस, फिर आ जाएगा बैलेंस CD। ठीक है, इनको ऐड करो, 1591 प्लस 64 और माइनस 42 माइनस 52 माइनस 43, बैलेंस CD निकालो। कैलकुलेटर यूज कर लो बेटा। 1560, आर यू श्योर? दोबारा ट्राई कर लो। 1560 आ रहा है। ये 1655 है ना ये? ठीक है, और ये कितना हो गया? 495, 1560। ठीक है, ठीक है, ये आ गया अपडेटेड कैश बुक। फिर आ जाएगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं या अपडेट कैश बुक में से भी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है? 1000 है। अच्छा, अब ये 1000 मतलब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, ये देखना पड़ेगा जरा। ठीक है, डेबिट बैलेंस ही है, कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा जी, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे? लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक और ऐड करेंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ठीक है, लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। अब अनप्रेजेंटेड चेक क्या क्या है देखो, अनप्रेजेंटेड चेक क्या है? 52 और 43। 95, लेकिन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स 64, सॉरी ये तो ऊपर आ गए।
अच्छा जी, अनप्रेजेंटेड चेक वो है जो कि कैश बुक में नहीं लिखा हुआ, ये ऊपर वाला है 22 है। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक वो है जो कि कैश बुक में मैंने लिख दिया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में से मिसिंग है। ठीक है, ये दोनों 52 वगैरह तो ऊपर लिख चुके हैं। अच्छा, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्या हैं? ये 582। ठीक है ना, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि वो चीज जो कि मैंने डिपॉजिट करवाई है, मतलब कैश बुक में डेबिट साइड पर है, मतलब डिपॉजिट करवाए हैं पैसे, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे आए नहीं है। तो 1560 आ गया ये आ जाएगा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। ठीक है, ये देखो बैंक सिंपल सा रूल है, कैश बुक में वो चीजें आएंगी जो कैश बुक में पहले नहीं थी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वो चीजें आएंगी जो कि बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी, मतलब ऊपर कैश बुक में थी यानी कि बैंक स्टेटमेंट नहीं थी। देखो बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या नहीं था, ये 582 और 22, ये दोनों चीजें बैंक स्टेटमेंट से गायब थी, तो ये अब बैंक रिकंसिलिएशन में आ गई। और ये जो चीजें 52, 43, 64, ये तीनों चीजें क्या है, कैश बुक में से मिसिंग थी, तो ये अपडेटेड कैश बुक में आ गई। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन था क्वेश्चन में, ये रहा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। नहीं, ये तीसरा कॉलम था ना, बैलेंस का होता है। देखो पहला डेबिट है, दूसरा क्रेडिट है, तीसरा बैलेंस। तो ये तीसरा जो है ना, ये क्या है कि भाई इस ये 43 को इंक्लूड करने के बाद ये बैलेंस आ रहा, तो ये आखिरी बैलेंस कैरिड डाउन है ना, क्योंकि 30 तारीख का बैलेंस है। देखो एक हम टी अकाउंट बनाते हैं, टी अकाउंट में क्या होता है कि महीने के आखिर में बैलेंस शीट निकालते हैं। अच्छा, दो फॉर्मेट है अकाउंट्स बनाने के। ठीक है, लेजर अकाउंट बनाने के लेसन दो फॉर्मेट है, एक तो टी अकाउंट है जो हम बनाते हैं, और एक और फॉर्मेट है ये बैलेंस को क्या बोलते हैं, ये जो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस होता है तो कहते हैं रनिंग बैलेंस मेथड। रनिंग बैलेंस मेथड क्या मतलब है इसका, मतलब और हम टी अकाउंट की जगह ये भी बना सकते हैं, मर्जी है हमारी, बैंक वाले हमेशा ये बनाते हैं। इस फॉर्मेट में क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको बैलेंस पता चलता है। टी अकाउंट में क्या होता है कि बैलेंस कब पता चलता है, पूरा खत्म होने के बाद, महीना खत्म होने के बाद एक ही दफा बैलेंस शीट निकलता है। इस वाले मेथड का फायदा क्या है, इसमें हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको बैलेंस पता चलता है, लेकिन हम टी अकाउंट ही बनाते हैं। वैसे ऑल्टरनेटिवली ये भी अलाउड है बनाना, बैंक वाले हमेशा यही बनाते हैं। बैंक स्टेटमेंट जब भी आती है ना उसमें यही फॉर्मेट होता है, तो हमें ये फॉर्मेट पता होना चाहिए हमें, इसलिए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जब भी लेना होगा तो कौन सा लेंगे, सबसे लास्ट लाइन वाला, सबसे लास्ट वाला, महीने की आखिरी डेट का बैलेंस उठाएंगे हम। ठीक है, देखो ये 1560 आ रहा है, यहाँ भी 1560 आ रहा है, इसका मतलब है ये मैच हो गया, इसको डबल अंडरलाइन कर देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ठीक है भाई, क्या है, ऑन 31 December 2011 द बैंक कॉलम ऑफ C10 कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1500। ठीक है, द मंथली बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2950। देखो इस चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो वो था भी जो हमने पीछे किया, इसमें क्या कैश बुक का बैंक स्टेटमेंट देती है, आप खुद ही ढूंढ लो, और एक क्या होता है, ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह आपको बताया हुआ होता है डिटेल में क्या क्या चीजें, दोनों आसान ही है, तो इतना मुश्किल नहीं है। देखो क्या बोला हुआ है कि भाई कैश बुक है उसमें डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है, 1500 का, और बैंक स्टेटमेंट में कितना आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2950। बैंक बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव बैलेंस हुआ है, बैंक स्टेटमेंट में अगर क्रेडिट बैलेंस हो, ये क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव होता है, बैंक स्टेटमेंट इज ऑपोजिट टू कैश बुक। तो बैंक स्टेटमेंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इट्स ओके, पॉजिटिव ही है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर डेबिट बैलेंस हो ना तो वो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, मेरे अकाउंट में पैसे कम थे, 50,000 थे, मैंने निकलवा ली 60,000, तो इसका मतलब 10,000 क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, मेरा नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। एनीवेज, अच्छा फिर क्या बोला है, ऑन चेकिंग द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ये बोल रहे हैं भाई ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जो है कैश बुक में एंटर नहीं हुई भी हैं, इसका मतलब ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ आएंगी, अपडेटेड कैश बुक के अंदर। जो चीजें कैश बुक में लिखना भूल गए हैं उनको कहाँ लिखेंगे, अब अपडेटेड कैश बुक में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप बना लो पहले अपडेटेड कैश बुक, अपडेटेड कैश बुक। ठीक है, अच्छा बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा इसका, जो पहले से बैलेंस क्या, अच्छा भाई आगे चलते हैं। Dividend of 240 had been paid directly into the bank. Dividends of 240 had been paid directly into the bank, मतलब
डिविडेंड हमें मिले हैं, पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। इनटू द बैंक मतलब कि बैंक में पैसे आए हैं हमारे, गए नहीं है बैंक अकाउंट में पैसे, बैंक अकाउंट से पैसे। ठीक है, 240 कहाँ आएगा? डेबिट साइड पर। ये डिविडेंड हमें रिसीव है। डिविडेंड क्या होता है पता है किसी को? जी, किसी कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे हो, हम शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के, तो वो अगर हमें जो प्रॉफिट देंगे, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। अच्छा, फिर क्या? क्रेडिट ट्रांसफर, HM revenue customers VAT refund of 260 had been collected by the bank। एक क्रेडिट ट्रांसफर मतलब बैंक में किसी ने हमारे क्रेडिट ट्रांसफर किया। क्रेडिट ट्रांसफर मतलब हमें पैसे मिले या गए? पैसे मिले हैं ना हमें, इसका मतलब है डेबिट साइड पर आ जाएगा ये भी। कितना है ये? 260, यहाँ लिख देंगे क्रेडिट ट्रांसफर। ये वैट रिफंड क्या होता है, किसी को पता है? वैट रिफंड लिखा हुआ है, वैट रिफंड क्या होता है? क्रेडिट ट्रांसफर HM revenue customer VAT refund of 260। वैट रिफंड, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट रिफंड अक्सर कंपनीज को क्या होता है कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है ना गवर्नमेंट रिफंड करती है। ये आप लोगों ने टैक्स वगैरह में कभी पढ़ोगे आगे जाकर। क्या होता है कि जो टैक्स होता है ना, ये जो सेल्स टैक्स होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है कि हर पॉइंट पर ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज खरीदी 500 की, ठीक है, और मुझे उसके ऊपर 100 रुपए का टैक्स लगा कर कितने हो गए? 600 हो गए। अब मैंने उसके ऊपर गुड्स को वो किया है, कहते हैं लेट्स से कि मैंने धागा खरीदा है, इस धागे से मैंने कपड़ा बनाया, मैंने अपना खर्चा लगाया, अपनी कॉस्ट, मेरे कॉस्ट में से रॉ मटेरियल ये 600 का है, उसके ऊपर मैंने खर्चा और कर करा के इसको मैंने 1000 रुपए का बेचा, कुछ लेबर भी ऐड की। अच्छा खैर आगे चलते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर के बाद क्या है? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या है? बैंक चार्जेस कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड पर। फिर उसके बाद डायरेक्ट डेबिट ऑफ $70 फॉर RSE सब्सक्रिप्शन हैड बीन पेड बाय द बैंक। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट एक ही बात होती है। पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि एक दफा बैंक को आपने एक ऑर्डर दे दिया कि कंटिन्यूसली ये रिकरिंग पेमेंट है, कि भाई ये हर महीने मेरा एक फिक्स कोई रिकरिंग खर्चा होता है जो कि बार बार, जो रेंट है हर महीने का, अगर मिसाल के तौर पर 50,000 का रेंट है फैक्ट्री का जो हमें देना ही देना है, तो हमने एक ही दफा बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हर महीने आप ये पैसे निकाल के ऑटोमेटिकली हमारे बोले बगैर ट्रांसफर कर देना। तो ये आ जाएगा कितना है ये? डायरेक्ट डेबिट 70। RSE सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मंथली पेमेंट ही होती है ना? नहीं, इसमें डेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 200, यहाँ लिख देंगे स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर भी क्रेडिट साइड पर आता है। फिर क्या है? सी टेंस डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस ऑफ 1400 वाज ट्रांसफर्ड टू हिज बैंक करंट अकाउंट। अच्छा, बैंक में एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है डिपॉजिट अकाउंट। इन दोनों में क्या फर्क होता है? करंट अकाउंट वो होता है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं जब भी पैसे चाहे निकलवा लें और उसके ऊपर कोई हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। जो डिपॉजिट अकाउंट होता है, डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट, यानी कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि आपको इतना बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, आप निकलवा नहीं सकते फॉरन फॉरन मर्जी से, और उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, पैसे रखवाने के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। जब इंटरेस्ट मिलता है थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं उसमें, लेकिन आजकल ऐसे भी डिपॉजिट अकाउंट आ गए हैं कि आपको कोई कंडीशंस ही नहीं है कि आप अकाउंट में पैसे रखवाओ जब चाहे निकलवाने हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ बहुत से, हाँ, इंटरेस्ट मिलना ऑब्वियसली तो हम हराम है, तो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत से लोग ये नहीं करते हैं इसको अकाउंट को, लेकिन ऑब्वियस दुनिया भर में या यहाँ पर भी लोग करते हैं यूज, कोई मसला नहीं हो, मतलब एक कॉमन प्रैक्टिस है। ठीक है, एनीवेज, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ना क्या कहते हैं, अकाउंटिंग के अंदर तो बेसिकली हमें सीखना जरूरी है कि क्या किसका रूल है कि कैट सी टेंस डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस ऑफ 1400 was transferred to his current account। डिपॉजिट अकाउंट में कुछ पैसे रखे हुए थे जो कि इसने अब करंट अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए, तो डेबिट पर आएंगे क्रेडिट पर? डेबिट पर, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं ये करंट अकाउंट के लिए बना रहे हैं, पैसे आ रहे हैं करंट अकाउंट में। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी।
इन सबको ऐड करेंगे और बाकी माइनस कर दें, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करेंगे तो बैलेंस शीट आ जाएगा। जल्दी क्विक, बैलेंस शीट क्या आ रहा है? 3100 हो गया बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे इसी की। अच्छा भाई, स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 2950। अच्छा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के बाद हम करेंगे ये, देख लेते हैं। Two checks drawn in favor of C. Cord and F. Haddock had been entered in the cash book but not presented for payment. Not presented for payment, ये वर्ड ही क्या बता रहा है आपको? ये क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स को क्या करना होता है हमें? ऐड या लेस? यस, करेंगे लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये हो जाएगा 250, और मिला के भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों को ऐड करके लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर यूं भी कर सकते हो कि इसको हेडिंग बना लो, जैसे एक तरीका ये भी है, यूं लिख लूँ मैं नाम के साथ C. Cord और F. Haddock। ये हो जाएगा 250 और 290, तो ये हो जाएगा आपका 540 ना। अच्छा, फिर क्या है? कैश एंड चेक्स अमाउंटेड टू 690 had been paid into the bank but were not credited by 30 until 2nd January। had not been credited मतलब uncredited deposits हैं ये, इसको ऐड करेंगे uncredited deposits 690। फिर आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, 3100 बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक बोलेंगे इसको। ठीक है, अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस भी यही आ रहा था, डबल अंडरलाइन भी कर देंगे। देखो दोनों बैलेंसेस बराबर हो गए, इसका मतलब है ऑल ओके है। ठीक है, तो ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? ऑल ओके, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, ये पूरा मैंने इसको वो भी कर दिया है, क्या कहते हैं, जूम आउट कर दिया ताकि आप लोग देख सकें।